वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी के अपने चैनल यस के स्टडी एक बार फिर स्वागत है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में क्या बात करने वाले हैं, आपके विषय भौतिक विज्ञान कक्षा 12 और अध्याय 1 से लेकर 8 तक के 24 अति महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय प्रश्न की बात करेंगे, जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट जो नए हैं चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, और जो स्टूडेंट्स हमारे पुराने चैनल को शेयर कर दें और लाइक कर दें, ठीक है। चलिए बात करते हैं इसमें पहले अति लघुत्तरीय प्रश्न की, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया प्रश्न है। तो आप लोग इन प्रश्नों को रट लेना है, अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, ताकि आपके एग्जाम में ऐसे जो प्रश्न आए वो प्रश्न आपसे छूटे नहीं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पहले प्रश्न की बात करेंगे। पहला प्रश्न क्या है, और अच्छी तरीके से आप लोग लास्ट तक जुड़े रहिए, क्योंकि लास्ट तक में आपको अच्छी तरीके से सारे प्रश्न बताए जाएंगे और आपको लास्ट तक जुड़े रहना है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे क्या करना है कि जो स्टूडेंट्स हमारे नए जुड़े हैं, क्या करना, चैनल सब्सक्राइब कर चलेंगे और लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे, ठीक है। और इसकी पीडीएफ आपको एसकेएम स्टडी के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जो कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए, आवेशों के मध्य लगने वाले वैद्युत बल की सहायता से वैद्युतशीलता का बीमीय समीकरण निकालिए। बात क्या कर रहा है इसमें कि आवेशों के मध्य, ठीक है, आवेशों के मध्य लगने वाले, ठीक है, आवेशों के मध्य लगने वाले वैद्युत बल की सहायता से वैद्युतशीलता का बीमीय समीकरण निकालिए। अब देखिए, जो वैद्युत बल होता है, क्या होता है, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। अब एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होगा, Q1 Q2 अपान एफ आर स्क्वायर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, मॉड अब एप्सिलॉन का मान क्या हो जाएगा, बात क्या करेंगे। अब देखिए, Q1 का जो हमारा विमीय सूत्र होता है 80 होता है, ठीक है, और इसका Q2 का भी 80 हो जाएगा। नीचे देखिए आर स्क्वायर है, और देखिए यहाँ पे F है इंटू आर स्क्वायर है, ठीक है। तो जो बल होता है, बल का m LT पावर -2 होता है, और यल का स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर का। तो टोटल क्या निकल कर आया, m L की पावर -3 T की पावर 4 A की पावर 2। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको अच्छी तरीके से सारे प्रश्नों को पढ़ना है, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। इसमें इस सीरीज में जितने भी प्रश्न आपको मिलेंगे, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न मिलेंगे, जो कि एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, ठीक है। अब देखिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा था, इसका मात्रक लिखिए। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा हमें क्या देना है, तीव्रता की परिभाषा देना है, और इसका मात्रक भी लिखना है, ठीक है। अभी आपको बारी बारी से बताते हैं दोनों को कैसे लिखना है। अच्छी तरीके से जुड़ जाइए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या करना है, आपको अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी है, आपका एग्जाम होगा, डेफिनेटली होगा, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर, कोई वैद्युत क्षेत्र है, मान लेते हैं, या कोई हमारा क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, इसमें आपका क्यू क्या रखा है, कोई आवेश रखा है, लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश क्यू के मान की निष्पत्ति को बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, इस पर बिंदु पर जो बल लग रहा है और इसका जो आवेश है, इसका जो अनुपात होता है, वो क्या होता है, हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है, ठीक है। एफ का मान आप जानते ही हैं, बल का मान 1/4πε0 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। इससे आप लोग निकाल लेंगे अच्छी तरीके से। आशा करते हैं आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, आपको अच्छी तरीके से बताते हैं। देखिए, जो अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भी प्रश्न है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको बस अच्छी तरीके से पढ़ते रहना है, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अच्छी तरीके से वीडियो को वॉच करते रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ज़्यादा स्टूडेंट जोड़ना है, और यहाँ पर जितने ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ेंगे उतना ज़्यादा पढ़ाने में मजा आएगा, और लास्ट तक आपको बने रहना है, ठीक है। चित्र में प्रदर्शित आवेशित खोखले बेलन के विद्युत क्षेत्र की बल रेखा को दर्शाइए। इसमें क्या करना है कि खोखले बेलन के वैद्युत क्षेत्र की बल रेखा, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र क्या, बल रेखा को दर्शाना है, ठीक है। अब देखिए, बल रेखा को कैसे दर्शाएंगे। अब देखिए, यहाँ पे प्लस आवेश है, ठीक है, प्लस है तो माइनस, जाहिर सी बात है, वो हमारा अंडरग्राउंड से लेगा, पृथ्वी से लेगा, कोई अर्थ का वायर होगा या उससे लेगा, ठीक है। तो ये प्लस है, ये पूरा प्लस है, तो इसके अंदर तो माइनस उत्पन्न नहीं होगा, जहाँ भी उत्पन्न होगा इससे बाहर होगा। तो जो इसकी रेखाएं होंगी, देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा कि चूंकि खोखला बेलन धन आवेशित है, अतः बल रेखाएं बेलन से बाहर की ओर इंगित होंगी, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया। देखिए, इसे इस प्रकार से चित्र में दर्शा दिया गया है कि आपका जो रेखाएं हैं इस तरीके से बाहर की ओर निकलेंगे, ठीक है। जब ये रेखाएं बाहर की ओर निकलेंगी, क्योंकि जो प्लस है वो माइनस को ढूंढने का प्रयास करेगा, इसलिए वह माइनस की ओर जाते समय कहाँ जाएगा, हमेशा
अर्थ वायर की तरफ जाएगा या अंडरग्राउंड या पृथ्वी की तरफ जाएगा। ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन की बात करेंगे। चौथा क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं? देखिए, इसका मतलब आपको अच्छी तरीके से समझाते हैं। किसी द्विध्रुव के किसी एक आवेश का मान, ठीक है, कोई द्विध्रुव है, मान लीजिए यहाँ पे प्लस क्यू है, यहाँ पे माइनस क्यू है, ठीक है, किसी वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का मान, कोई एक आवेश का मान दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। मतलब नहीं समझे आप लोग? इसकी दूरी मान लेते हैं d, ठीक है, इसकी दूरी मान लेते हैं d, बहुत सूक्ष्म दूरी है, ठीक है, बहुत ही सूक्ष्म दूरी है। तो इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है, इनका गुणनफल, इन आवेशों की बीच की दूरी और इन आवेश पर, एक आवेश पर जो आवेश होगा उनका और इसका गुणनफल, यानी उसके बीच की दूरी का गुणनफल क्या होगा? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा। देखिए बात क्या करेंगे इसमें, माना वैद्युत द्विध्रुव के आवेश q तथा उनके मध्य की दूरी d है, तब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर q इंटू डी हो जाएगा। हमने वही बात आपको बताई। अच्छी तरीके से सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई? एक बार कमेंट कर जरूर बताएंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की जा रही है। इसका PDF आपको SKM टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। देखिए आगे क्या है, वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में, किसमें? निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिखिए। ठीक है, किसी कौन सी स्थिति में लिखना है? निरक्षीय स्थिति में लिखना है। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? देख लीजिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, 1/4 पाई P अपान आर क्यू न्यूटन प्रति कूलाम। इसका प्रूफिंग होता है, आपको आगे जब किसी दिन बताएंगे तो इसका प्रूफ हमने शायद कराया है अपने चैनल पर, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, निरक्षीय स्थिति में किसी भी वैद्युत ध्रुव के कारण वैद्युत बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने निकाली हुई है। ठीक है, अब देखिए जहाँ पर P हमारा क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, तथा R द्विध्रुव के मध्य बिंदु से प्रेक्षित बिंदु की दूरी है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए छठे प्रश्न के चलते, छठा प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी बार बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए चलिए आगे चलते हैं। स्थिर वैद्युतिकी, ठीक है, स्थिर वैद्युतिकी में गॉस के नियम का उल्लेख कीजिए। जो वैद्युतिकी है इसमें गॉस का नियम का उल्लेख करना है, अथवा गॉस का प्रमेय क्या है, गॉस का प्रमेय क्या है उसको भी आपको लिखना है। चलिए आपको बताते हैं अच्छी तरीके से, इसको भी आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इस नियम के अनुसार हमने गॉस को प्रमेय को पूरा प्रूफिंग करा है, आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ पे देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें हमने बता रखी है, आप लोग अगर प्लेलिस्ट में नहीं जाकर पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको समझ नहीं आएगा। जो भी हमारे स्टूडेंट लगातार जुड़े हैं हमसे, उनको ये चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, इस नियम के अनुसार क्या है? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, क्या? फाई, वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का अपसाइलन गुना होता है। ठीक है, अब देखिए मान लेते हैं कोई हमारा पृष्ठ है, ठीक है, इससे यानी कि जो फ्लक्स गुजर रहा है हमारा, ठीक है, फाई ई मान लिया फ्लक्स क्या गुजर रहा है। ठीक है, अब इसके द्वारा कुल जो आवेश होगा, आवेश होगा उसका क्या होगा? अपसाइलन गुना होगा। ठीक है, जो विद्युत फ्लक्स होगा। तो वही यह चीज कर रहा है, गॉस का प्रमेय यही होता है कि फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपान अपसाइलन नॉट, या क्यू इंटू 1/अपसाइलन नॉट। ठीक है, जो अपसाइलन नॉट है निर्वात की वैद्युतशीलता से जब प्रदर्शित करते हैं, निर्वात क्या है? वैद्युतशीलता है। तो यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है? बस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको यहाँ के कवर कराई जाएंगी। ठीक है, सातवें प्रश्न की जल्दी, सातवां प्रश्न देखिए, 6 यानी कि 6 आवेश घनत्व वाले, यानी कि इसको सिग्मा कहेंगे। ठीक है, 6 नहीं है स्टूडेंट, क्या है हमारा? सिग्मा है। सिग्मा आवेश वाले किसी अनंत विस्तार के सम आवेशित पृष्ठ के निकट r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र लिखिए। क्या लिखना है इसमें? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखना है। किस पर लिखना है? सिग्मा आवेश घनत्व वाले किसी अनंत विस्तार के सम आवेशित पृष्ठ पर। मान लीजिए ये कोई हमारा सम आवेशित पृष्ठ है। क्या है हमारा? सम आवेशित क्या है? पृष्ठ है। ठीक है, अब इसका घनत्व कितना है? सिग्मा है, यानी कि इसमें आवेश का जो घनत्व है सिग्मा है।
इससे निकट मान लेते हैं r दूरी पर, ठीक है। हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, बस यही चीज़ का रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E बराबर सिग्मा अपान 2E0, इसको भी प्रूफिंग होता है। तो यहाँ पे जो अतिलघुत्तरीय प्रश्न है उसको कराया जा रहा है, इसलिए हम ज़्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जहाँ निर्वात की वैद्युतशीलता है, यानी कि जहाँ E एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता से प्रदर्शित करेंगे। चलिए 8वें प्रश्न में चलते हैं। 8वां प्रश्न देखिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत द्विध्रुव रखे हैं, तो बंद पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स कितना होगा, कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। वैद्युत विभव की परिभाषा दीजिए तथा इसकी बीमा लिखिए। तो देखिए वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा धन परीक्षण आवेश की मान की निष्पत्ति के बराबर होता है। वही चीज है वैद्युत विभव में आपको ऊपर ही बताया, वैद्युत विभव परिभाषा, कोई हमारा वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, इसके अंदर इस अनंत आवेश को लाने में जो कार्य किया जाता है उसे वैद्युत विभव कहते हैं। और देखिए यानी कि जो इसका आवेश का जो अनुपात होगा, यानी कि लगाया गया जो कार्य होगा और इसका जो अनुपात होगा उसे क्या कहेंगे, वैद्युत विभव कहेंगे। इसका मात्रक क्या होगा, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है, ठीक है। अब देखिए इसके बीमा की बात करते हैं। इसका बीमा देखिए, वैद्युत विभव की बीमा क्या होगी, ml² T⁻³ A की पावर -1 होती है। इसको आप लोग को याद कर लेना है मेरे प्यारे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं, ठीक है। बस आपको हमारे साथ जुड़े रहना है, अच्छी तरीके से वीडियो को वॉच करना है, पढ़ते रहना है, मन लगाकर अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आपको डेफिनेटली 95+ नंबर ही मिलेंगे, इससे कम नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो 10 नंबर की बात करेंगे। एक इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन समान विभव से त्वरित हैं। किससे, समान विभव से क्या है, त्वरित हैं। इनमें किसका वेग अधिक होगा, इसमें किसका वेग जो होगा सबसे अधिक होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन का वेग होगा वो क्या होगा, अधिक होगा, क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। विभव प्रवणता की परिभाषा लिखिए। तो विभव प्रवणता की जो परिभाषा होगी वह क्या होगी, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन डेल्टा x के साथ, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन डेल्टा x के साथ विभव परिवर्तन डेल्टा v की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। अब इसका मतलब आपको हम समझाते हैं। देखिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन, यानी कि अगर यहाँ पे कोई वैद्युत क्षेत्र है तो यहाँ से कोई दूरी का परिवर्तन जैसे हो रहा है, तो डेल्टा मान ले दूरी यहाँ पे x है। अब इसका क्या है, परिवर्तन हो रहा है, दूरी का क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। और विभव परिवर्तन की दर, अगर दूरी परिवर्तन करते हैं तो विभव भी परिवर्तन होगा। तो इन दोनों की जो दर होगी वह क्या होगी, विभव प्रवणता होगी, यानी कि डेल्टा v अपान डेल्टा x माइनस होती है, क्योंकि ये हमारा क्या होता है, आवेश की तरफ हमेशा आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विभव में परिवर्तन अपान दूरी में परिवर्तन, यानी कि डेल्टा v अपान डेल्टा x। चलिए 12 प्रश्न की बात करते हैं। 12वें प्रश्न जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए समविभव पृष्ठ की परिभाषा लिखिए। तो समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आपको देनी है, ठीक है, समविभव पृष्ठ की परिभाषा लिखनी है। तो चलिए इसको भी आपको बताने का प्रयास करते हैं, अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखिए क्या है वहाँ पे, किसी वैद्युत क्षेत्र में, ठीक है, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ, कोई वैद्युत का क्षेत्र है उसमें खींचा गया, ठीक है, उसमें खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर, यानी कि कोई हमारा क्या है, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया कोई पृष्ठ है। मान लीजिए हमारा कोई है, आपको समझाने का प्रयास करते हैं। कोई हमारा क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, इसमें मान लीजिए कोई पृष्ठ खींच दिया गया है। तो पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर हो समविभव पृष्ठ कहते हैं। अगर हम ऐसा पृष्ठ खींचे कि इस पर जो विभव होगा, ठीक है, विभव जो होगा यानी कि v जो होगा सभी पृष्ठ पर क्या हो, बराबर हो, सभी बिंदुओं पर क्या हो, बराबर हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, हम क्या कहेंगे। तो आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए 13वें प्रश्न की बात करते हैं। 13वां प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी बार बार पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। देखिए दो आवेशी चालकों को, ठीक है, दो आवेशी चालकों को जोड़ने पर आवेशों के, ठीक है, आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा हानि का सूत्र लिखिए। चलिए इसको भी आपको बताते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, संधारित्र एक ऐसा समायोजन है, ठीक है, संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस बिंदु पर आवेश पर्याप्त मात्रा में संचित की जा सकती है, ठीक है।
जो हमारा कैपेसिटर होता है मेरे प्यारे फ्रेंड्स, कैपेसिटर का सिंबल होता है ऐसे होता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्या समझ में आया, कैपेसिटर का सिंबल होता है। इसमें क्या होता है कि इसके आकार में कोई परिवर्तन किए बिना ही इसमें जो आवेश होता है पर्याप्त मात्रा में संचित किया जा सकता है। जैसे आप लोग फैन में देखते हैं ना, व्हाइट तरह का लगा रहता है, तो वो क्या हमारा कैपेसिटर होता है। अब चलिए 14वें प्रश्न की बात करें। 14वां प्रश्न देखिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। एक सी धारिता वाले संधारित्र की संचित ऊर्जा U है, ठीक है। एक सी धारिता वाले संधारित्र की संचित ऊर्जा क्या है, U है। संधारित्र की प्लेटों पर आवेश Q का मान C तथा U के पदों में लिखिए। किसके पदों में, C तथा U के पदों में लिखना है। तो संधारित्र की संचित स्थितिज ऊर्जा U बराबर कितना हो जाएगा, हाफ Q² C। देखिए संधारित्र की जो संचित स्थिति ऊर्जा होती है क्या होती है, हमारा हाफ Q²/C। या आवेश कितना होगा यहाँ पे 2√2CV हो जाएगा, ठीक है। अब ये इसको पंचांतर करके आप निकाल सकते हैं, Q² बराबर क्या हो जाएगा 2CV/CU, ठीक है। अब ये स्क्वायर उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा √2CU, यहीं से आया है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे हम क्या बात करेंगे 15वें प्रश्न की। 15वां प्रश्न देखिए आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। आवेशी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व का सूत्र लिखना है। जो ऊर्जा घनत्व का सूत्र होता है क्या होता है, U बराबर हाफ K/0 Ke², ठीक है। इसका मात्रक क्या होगा, जूल प्रति मीटर स्क्वायर होगा। बीच ऊर्जा घनत्व की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, अच्छी तरीके से समझ लीजिए सारे प्रश्नों को। अब आगे बात करते हैं 16वें प्रश्न की। 16वां प्रश्न देखिए क्या है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं, तो वह वेग जिसके द्वारा, ठीक है, वह वेग जिसके द्वारा चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों आयनों से टकराते हुए बाह्य क्षेत्र के प्रभाव में धन सिरों की ओर, देखिए आगे बात करते हैं, देखिए आपको इसको समझा देते हैं तब। देखिए जो अनुगमन वेग होता है वह क्या होता है कि किसी चालक के द्वारा मुक्त इलेक्ट्रॉन आयनों से टकराते हुए बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में धन सिरों की ओर, ठीक है, धन सिरों की ओर आगे बढ़ते हैं, उसे अपवहन या अनुगमन वेग कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपका, देखिए ये कोई चालक है, ठीक है, चालक है, तो ये आपका प्लस है, ये प्लस है, ठीक है, ये प्लस है। तो जो इसकी गति होगी वह इसके विपरीत होगी, क्या होगी, इसके विपरीत होगी, ठीक है। तो यहाँ पर इससे जो धन आयनों से टकराते हुए अगर ये जो आगे बढ़ते हैं उसे हम क्या कहेंगे, अपवहन वेग या अनुगमन वेग कहते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं हम, नंबर बात करेंगे 17 की। 17 नंबर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। धारा घनत्व से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक लिखिए। तो धारा घनत्व से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक भी आपको लिखना है। तो चालक के एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित वैद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। यानी कि चालक के एकांक क्षेत्रफल, कोई चालक है, यहाँ मान लेते हैं कोई क्या है हमारा चालक है, इसका एकांक क्षेत्रफल मान लेते हैं A है, ठीक है। तो इसके एकांक क्षेत्रफल से जो धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, जो धारा I प्रवाहित हो रही है, इसके अनुपात को ही क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। यानी कि I/A, J=I/A को क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। इसका मात्रक क्या होगा, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होगा। जहां पर A हमारा क्या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है और I क्या है, हमारी धारा है। तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। तो मेरे प्यारे चैनल को लाइक कर देना, जबरदस्त तरीके से लाइक कर देना और अच्छी तरीके से आपको सारी चीजें क्लियर कर दी जाएंगे, ठीक है। चलिए 18 नंबर की बात करते हैं। 18 नंबर देखिए, आवेश की गतिशीलता से आप क्या समझते हैं। तो आवेश की जो गतिशीलता होती है उससे आप क्या समझते हैं। देखिए किसी आवेश वाहक की गतिशीलता वह अपवहन वेग है। किसी आवेश वाहक की गतिशीलता वह अपवाह वेग है जो उसके द्वारा एकांक वैद्युत क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है। इसे म्यू से प्रदर्शित किया जाता है। किससे, म्यू से प्रदर्शित किया जाता है। म्यू =VD/E हो जाएगा। क्या हो जाएगा, म्यू =VD/E होगा। इसका मात्रक मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट से है। क्या है, इसका मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकेंड से नहीं, सेकेंड है मेरे प्यारे, ठीक है। तो इसका मात्रक भी आप लोग को मालूम हो गया, मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकेंड, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्या होगा हमारा, किसी चालक के, ठीक है, किसी चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों के श्रांतिकाल पर ताप के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। किसी चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों के श्रांतिकाल पर ताप के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। देखिए बात क्या करेंगे यहाँ पे, तो किसी चालक में ताप की वृद्धि के कारण, किसके, ताप की वृद्धि के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉनों का शांतिकाल क्या होता है, घट जाता है। क्या होता है, घट जाता है।
यानी किसी चालक में ताप वृद्धि के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉनों का शांतिकाल जो होता है वह क्या होता है, हमेशा घट जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। यानी कि इसमें कहा क्या गया था कि चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों के शांतिकाल पर ताप के प्रभाव की व्याख्या करनी है। तो अगर जो ताप होगा, ताप की वृद्धि के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉनों का शांतिकाल होता है वह क्या होता है, घट जाता है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉनों की गति होती है बढ़ जाती है। ठीक है, बढ़ जाती है। आगे हम बात करेंगे 20वें प्रश्न की बात करेंगे। तो किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध यानी कि स्मॉल आर से आप क्या समझते हैं? सेल की दोनों प्लेटों के बीच सेल के आंतरिक वैद्युत धारा के प्रवाह में धारा आयनों द्वारा उत्पन्न अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। मतलब सेल के आंतरिक भाग में जो धारा का प्रवाह होता है उसका जो अवरोध करता है उसे हम क्या कहते हैं, आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आई होप आपको बहुत ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए 21 की बात करते हैं। किरचॉफ का धारा नियम लिखिए। किरचॉफ का धारा नियम क्या होगा? किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। हमने आपको बताया है वीडियो में धारा का जो किरचॉफ के दोनों नियम है उसको बताया गया है और इसके न्यूमेरिकल्स भी कराए गए हैं, आपको वहाँ से जाकर पढ़ लेना है। ठीक है, व्हीट स्टोन सेतु की सर्वाधिक सुग्राही होने की शर्त क्या है? जो व्हीट स्टोन सेतु होता है उसका सुग्राही होने की शर्त क्या है? तो व्हीट स्टोन सेतु की भुजाओं में लगे चारों प्रतिरोध जब एक ही कोटि के होते हैं तो यहाँ सर्वाधिक सुग्राही होता है। यानी कि जो चारों जो प्रतिरोध होते हैं उनकी कोटि अगर एक ही होती है तो यहाँ सर्वाधिक क्या होता है, सुग्राही होता है। ठीक है, क्या होता है, सर्वाधिक सुग्राही होता है। आगे बात करेंगे 23 की बात करेंगे। व्हीट स्टोन सेतु के संतुलन सिद्धांत की शर्त को लिखिए। व्हीट स्टोन सेतु के संतुलन सिद्धांत की शर्त को लिखिए। देखिए क्या है शर्त इसकी, अगर जब व्हीट स्टोन सेतु हमारा संतुलित होगा तब क्या हो जाएगा, P/Q बराबर R/S। ठीक है, यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अब देखिए जब आगे प्रश्न आपका चुंबकीय क्षेत्र B की परिभाषा दीजिए। चुंबकीय क्षेत्र B की परिभाषा दीजिए। तो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल क्या होता है? F=VIL होता है। क्या होता है? F=VIL होता है। तो V=F/IL होगा। B कहाँ है? यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है और L क्या है? हमारी लंबाई है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब देखिए आगे बात क्या करेंगे। यदि हम I बराबर 1 एम्पियर मान लें और L बराबर 1 मीटर मान लें तो B बराबर क्या हो जाएगा, F के बराबर हो जाएगा। यानी हम क्या कह सकते हैं, किसी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B किसी धारावाही चालक की 1 मीटर लंबाई पर लगने वाले बल के परिमाण के बराबर होती। किसके परिमाण के बराबर होती है? जबकि चालक में 1 एम्पियर धारा बह रही हो तो वह चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा हो। ठीक है, इसमें कंडीशन क्या है कि अगर वहाँ चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा हो और उसमें धारा क्या बह रही हो, 1 एम्पियर की बह रही हो। ठीक है, और जो इसकी लंबाई हो 1 मीटर हो तो जो बल लगेगा वहाँ चुंबकीय क्षेत्र के बराबर हो जाएगा। ठीक है, उसका जो परिमाण होगा वो दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, बात करेंगे आगे प्रश्न की। अगले प्रश्न 25वें प्रश्न की बात करेंगे। ऋजुरेखीय चालक में धारा से उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाओं की प्रकृति क्या होगी? जो ऋजुरेखीय चालक होगा वहाँ पे धाराओं की जो उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाओं की प्रकृति क्या होगी, हमेशा वृत्ताकार होती है। ठीक है, नति कोण का अधिकतम मान क्या है? नति कोण का अधिकतम मान क्या है? यह किन किन स्थानों पर होता है? देखिए आगे बात करेंगे इसके उत्तर की। तो जो नति कोण का अधिकतम मान होता है वो 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री से ज़्यादा आप नहीं नति कोण का मान रख सकते हैं। अब आगे बात क्या करेंगे, जो पृथ्वी के उत्तरी व दक्षिणी चुंबकीय ध्रुवों पर स्थित होता है। किस पे? चुंबकीय ध्रुवों पर, यानी कि जो यहाँ स्थित होता है उत्तरी व दक्षिणी चुंबकीय ध्रुवों पर स्थित होता है। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे। चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करेंगे द्विपात कोण से क्या तात्पर्य है। ठीक है, द्विपात कोण से क्या तात्पर्य है? तो किसी स्थान पर चुंबकीय आम्योत्तर तथा भौगोलिक आम्योत्तर के बीच न्यून कोण को क्या कहते हैं? द्विपात कोण कहते हैं। ठीक है, तो इसको परिभाषा को आपको याद कर लेना है, रट लेना है, दिमाग में बैठा लेना। चलिए 28 प्रश्न की बात करेंगे, लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। पृथ्वी के उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होगा?
थीटा बराबर 90 डिग्री होगा। आई होप आपको बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से ये प्रश्न समझ में आ गए होंगे। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको वह वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे और आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। और अच्छी तरीके से अगर आपको समझ में आ गया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो स्टूडेंट्स हमारे लास्ट तक जुड़े रहे उनका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।